कहानी की शुरुआत एक माँ और उसके छोटे बेटे के बीच एक गर्मजोशी भरे और कोमल दृश्य से होती है। अन्ना एक अकेली माँ है जो अपने प्यारे 6 साल के बेटे सयांगंग, जिसे प्यार से सियोंग भी कहा जाता है, की परवरिश में पूरी जी जान लगाए हुए है। सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और उस बारिश में कुछ अजीब सा, असामान्य सा एहसास घुला हुआ है। कुछ तो है जो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हालांकि अभी तक न अन्ना को पता है न सियोंग को। सियोंग की जिद और अचानक आई मुसीबत। सियोंग बचपन की उस मासूम उत्सुकता से भरा हुआ बाहर इतना पानी देखकर अपनी माँ से तैरने जाने की जिद करने लगता है। अन्ना, जो पहले से ही सुबह की व्यस्तता में उलझी हुई है, उसे प्यार से समझाती है और नाश्ता बनाने रसोई की तरफ चली जाती है। तभी कुछ चौंकाने वाला होता है। वह देखती है कि पानी उनके घर के फर्श पर रिश्ता चला आ रहा है। वह खिड़की की ओर देखती है और उसे समझ आता है कि पानी बाहर से अंदर आ रहा है। यह देखकर उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि वे एक ऊंची इमारत की तीसरी मंजिल पर रहते हैं। तीसरी मंजिल तक पानी का पहुंचना यह कोई सामान्य बात नहीं है। लाउडस्पीकर की चेतावनी। वह इस बात को समझ भी नहीं पाती कि इमारत का लाउडस्पीकर अचानक एक जरूरी संदेश के साथ बोल उठता है। बाढ़ का पानी तीसरी मंजिल तक आ चुका है और सभी निवासियों को तुरंत ऊपरी मंजिलों की ओर जाना होगा। और मुसीबत पर मुसीबत, पूरी इमारत में बिजली नहीं है, जिसका मतलब है लिफ्ट पूरी तरह बंद है। सबको सीढ़ियों से जाना होगा, और वह भी जल्दी। अन्ना की तत्परता और एक अनजान फोन अन्ना एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वह तुरंत अपनी जरूरी चीजें उठाकर बैग में भरने लगती है। लेकिन सियोंग अभी भी असली खतरे से अनजान, फर्श पर जमा पानी में छपाछप करते हुए खेल रहा है और तैरने की जिद पर अड्डा हुआ है। अन्ना, जो पहले से ही डर और तनाव से घिरी हुई है, अपना धैर्य खो बैठती है और उसे कड़ी आवाज में डांटती है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक आदमी पूछता है कि क्या वह अन्ना है, डार्विन कंपनी की मैनेजर। वह उसे चेतावनी देता है कि उसकी पूरी मंजिल बहुत जल्द पानी में डूब जाएगी और उसे सब कुछ छोड़कर तुरंत ऊपर की मंजिलों पर जाना होगा। वह कहता है कि वह खुद ऊपर उसका इंतजार कर रहा है, और फिर अचानक कॉल कट जाती है। सियोंग को ढूंढना बिना एक पल गंवाए अन्ना सियोंग को आवाज लगाती है, अपनी दवाइयां उठाओ और चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सियोंग कहीं नजर नहीं आता। अन्ना अपने बेटे को अच्छी तरह जानती है। जब भी उसे डांट पड़ती है या वह उदास होता है, वह हमेशा अलमारी के अंदर छुप जाता है। वह अलमारी खोलती है और वहां सियोंग सिमटा हुआ बैठा मिलता है। एक कोमल और प्यार भरी आवाज में वह उसे बाहर निकालती है, और फिर दोनों बाहर निकलते हैं, एक ऐसे दृश्य में जो किसी डरावने सपने से कम नहीं। पानी हर तरफ है। वह उफनता है, घूमता है, जैसे कोई जीवित राक्षस हो, सब कुछ निगलने को तैयार। सैकड़ों घबराए हुए लोग हर दिशा में भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, सब बस अपनी जान बचाने की कोशिश में। मां का साहस अन्ना डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वह सियोंग को अपने कंधों पर उठाती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चलती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सीढ़ियों में पहले से ही भारी भीड़ जमा है। लोगों की एक लंबी, धीरे धीरे खिसकती कतार। उस कतार में खड़े रहने का मतलब था कि पानी उन तक पहुंच जाएगा, इससे पहले कि वे कभी सुरक्षित जगह तक पहुंच पाएं। उसे कोई दूसरा रास्ता चाहिए। तभी उसे याद आता है, इमारत में दूसरी तरफ एक आपातकालीन सीढ़ी भी है। वह पलटती है और उस तरफ दौड़ पड़ती है। एक माँ का प्यार रास्ते में जो दृश्य है, वे दिल दहलाने वाले हैं। लोग उठते पानी से जूझ रहे हैं, कुछ तो उसकी आंखों के सामने ही डूब रहे हैं। ये किसी भी बड़े को डरा दे, एक छोटे बच्चे की तो बात ही क्या। सियोंग माँ के कंधों पर बैठा डरा हुआ है और कांप रहा है। तो अन्ना वही करती है जो सिर्फ एक माँ कर सकती है। वह उसे कहानियां सुनाने लगती है। वह उसका ध्यान भटकाती है, उसे हंसाती है, और फिर जैसे जैसे वे एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, वह उसके साथ उसका पसंदीदा गाना गाने लगती है। माँ और बेटा साथ मिलकर उस तबाही के बीच धीरे धीरे गाते हुए चढ़ते जाते हैं। उनकी आवाजें उस तूफान में शांति का एक छोटा सा द्वीप बन जाती हैं। यही है सच्चा माँ का प्यार, अंदर से टूटी हुई लेकिन अपने बच्चे के लिए अब भी मुस्कुराती हुई। रास्ते में रुकावट उनकी आगे की राह अचानक थम जाती है। सीढ़ियों पर पुराने फर्नीचर और कबाड़ का एक बड़ा ढेर रास्ता पूरी तरह रोके खड़ा है। अन्ना अपने नंगे हाथों से सामान हटाने लगती है, बेतहाशा मेहनत करती है रास्ता बनाने के लिए, और इसी बीच नीचे पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये थका देने वाला धीमा काम है, लेकिन वह हार नहीं मानती और आखिरकार वे ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सियोंग गायब ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही अन्ना को किसी दूसरी दिशा से अपना नाम सुनाई देता है। वह मुड़कर जवाब देने लगती है, और उसी एक पल में उसे एहसास होता है कि सियोंग अब उसके कंधों पर नहीं है। वह भीड़ में कहीं गुम हो गया है। अन्ना पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उठता हुआ बाढ़ का पानी है, दूसरी तरफ सैकड़ों अजनबियों का हुजूम। उसे समझ ही नहीं आता कि तलाश कहां से शुरू करे। वह गलियारों में दौड़ती है, उसका नाम पुकारती है, अपार्टमेंट के अंदर घुसती है, बस उसे ढूंढने की एक ही धुन। विशाल लहर का कहर। तभी वह एक खिड़की से बाहर देखती है और वह नजारा देखती है जो किसी का भी खून जमा दे।
एक विशाल लहर पहाड़ जितनी ऊंची सीधे उनकी इमारत की तरफ बढ़ती आ रही है। वह कुछ समझ भी नहीं पाती कि वह लहर एक भयानक धमाके के साथ इमारत से टकरा जाती है और पल भर में कई और मंजिलें पानी में डूब जाती हैं। अन्ना पूरी तरह पानी के अंदर बह जाती है। पानी के अंदर भी वह रुकती नहीं। वह धुंधले बाढ़ के पानी में तैरती है। हर कोना, हर कमरा, हर डूबा हुआ गलियारा खंगालती है, सियोंग को ढूंढती है। एक अनंत काल जैसा वक्त गुजरने के बाद उसे सियोंग मिल जाता है, लेकिन छोटा सियोंग बेहोश हो चुका है, बहुत देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से। अन्ना उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रास्ता रोके बैठा दरवाजा हिलता ही नहीं। उसके अपने फेफड़े जलने लगे हैं, सांस खत्म हो रही है, होश धुंधला पड़ने लगा है। लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। हेजो का आगमन उसी नाजुक पल में एक आदमी प्रकट होता है। वह अन्ना और सियोंग दोनों को पानी से बाहर खींचता है और उन्हें ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। वह सियोंग पर प्राथमिक उपचार करता है, उसकी छाती और पेट दबाता है ताकि फेफड़ों में भरा पानी निकल सके। धीरे धीरे सियोंग को होश आता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं और वह अपनी मां को देखता है, वह रो पड़ता है और उससे लिपट जाता है। वह आदमी इसी बीच वीडियो कॉल पर अपने दफ्तर को रिपोर्ट दे रहा है कि उसने अन्ना और उसके बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया है। जब अन्ना उससे पूछती है कि वह कौन है और वह खास तौर पर उसी के लिए क्यों आया, तो वह अपना परिचय देता है। उसका नाम हेजो है और वह डार्विन कंपनी की सुरक्षा टीम का सदस्य है, जिसे सीधे उसे ढूंढने भेजा गया है। सच्चाई का खुलासा जैसे जैसे वे आगे ऊपर चढ़ते हैं, अन्ना को बाढ़ के पानी में कुछ अजीब लगता है। उसमें नमक का स्वाद है। वह हेजो को बताती है कि यह सामान्य बारिश का पानी नहीं लगता। हेजो उसके शक की पुष्टि करता है। वह बताता है कि एक उल्कापिंड अंटार्कटिका से टकराया, जिसकी वजह से ध्रुवीय बर्फ भयानक रफ्तार से पिघल गई और यह पानी दरअसल समुद्र का पानी है। यह एक वैश्विक तबाही है। अन्ना पूछती है कि क्या वैज्ञानिकों को पहले से पता था? हेजो बताता है, हाँ, उन्हें पहले से चेतावनी मिली थी, लेकिन उन्होंने सोच समझकर यह फैसला किया कि लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि घबराहट से और भी बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी। और फिर वह सबसे भयावह खबर सुनाता है। आज शायद धरती का आखिरी दिन है। मानव जाति के विनाश का खतरा मंडरा रहा है। अन्ना, आखिरी उम्मीद अन्ना अंदर तक हिल जाती है। पूछती है, अगर दुनिया खत्म हो रही है तो वे आखिर कहां जा रहे हैं? तभी हेजो एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदल देती है। वह कहता है कि अन्ना कोई साधारण कंपनी मैनेजर नहीं है। वह और उसका बॉस दुनिया में सिर्फ ये दो ही लोग हैं जो इमोशन इंजन को पूरा कर सकते हैं। एक क्रांतिकारी एआई प्रोजेक्ट जो शायद मानवता को बचा सके। उसका बॉस सुबह से लापता है और संभवतः अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब अन्ना ही आखिरी उम्मीद है। इमारत की छत पर एक हेलीकॉप्टर पहले से तैयार खड़ा है, उसे एक सुरक्षित शोध केंद्र तक पहुंचाने के लिए। मानव जाति का भविष्य अब उसके हाथों में है। मां का आखिरी फोन चढ़ाई जारी रहती है। सियोंग कहता है उसे वॉशरूम जाना है और हेजो उन्हें पास के एक अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां अन्ना चुपके से हेजो का फोन लेकर अपनी मां को फोन करती है, बस यह जानने के लिए कि वे सुरक्षित हैं। उसकी मां की आवाज शांत है और प्यार से भरी हुई। वह अन्ना से कहती है, हमारी चिंता मत करो, अपना और सियोंग का ख्याल रखो, तुमने पहले से बहुत कुछ कर लिया है। और फिर अचानक लाइन पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और फोन कट जाता है। अन्ना एक पल के लिए जैसे पत्थर हो जाती है। वह जानती है उसके माँ बाप चले गए, उसने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। दुख पहाड़ जैसा है, लेकिन वह खुद को संभालने पर मजबूर करती है। अब बिखरने का वक्त नहीं। वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, अब उसकी लड़ाई कहीं बड़ी है। गैस रिसाव का खतरा लगभग तुरंत ही एक नया खतरा सामने आ जाता है। अपार्टमेंट में एक गैस पाइप से रिसाव हो रहा है। उसकी गंध हवा में फैलने लगती है। अन्ना सियोंग को पकड़ती है और तीनों तेजी से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर हालात और भी बदतर हैं। बाढ़ के पानी ने पूरी इमारत को घेर लिया है और जिस दिशा में उन्हें जाना है, वहां गैस रिसाव से एक के बाद एक भयानक विस्फोट हो रहे हैं। दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं। कोई और रास्ता न देखकर हेजो बालकनियों के सहारे इमारत के बाहर से ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। वह ऊपरी बालकनी तक पहुंचता है और नीचे हाथ बढ़ाकर अन्ना से सियोंग को ऊपर पास करने को कहता है। सियोंग डर के मारे मां को छोड़ने से इनकार कर देता है। बहुत मनाने और जद्दोजहद के बाद अन्ना किसी तरह सियोंग को हेजो तक पहुंचा देती है, लेकिन इसी कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे गहरे बाढ़ के पानी में जा गिरती है। अन्ना का जज्बा और एक बच्चे की आवाज, लेकिन यह भी उसे नहीं रोक पाता। वह हांफते हुए पानी की सतह पर वापस आती है और खुद को घसीटकर किसी मंजिल तक पहुंचाती है। ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हुए उसे एक बंद लिफ्ट के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज साफ सुनाई देती है। वह दौड़ती है। उसी वक्त उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो इस अफरा तफरी की आड़ में पास के अपार्टमेंट लूट रहे हैं। वह पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट के दरवाजे खोलने और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक नई लहर आती है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। उन भयावह पलों में पानी के अंदर
उसका दिमाग एक और रात की तरफ चला जाता है, पानी से भरी उस रात की तरफ, जब एक कार दुर्घटना में उसने सियोंग को बचाया था, लेकिन अपने पति को अपनी आंखों के सामने डूबते देखा था। पानी हमेशा से उसका दुश्मन रहा है, और फिर भी वह यहाँ है, एक बार फिर। 18वीं मंजिल से 30वीं तक वह उस याद को झटक कर आगे बढ़ती रहती है। वह 18वीं मंजिल तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे 30वीं मंजिल तक जाना है। तभी हेजो प्रकट होता है और बताता है कि सियोंग की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसका ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर गया है। अन्ना का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। बाढ़ से बचते भागते हुए सियोंग की दवाइयां पानी में कहीं खो गई थीं। उसके पास देने को कुछ नहीं है। घबराहट से उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वह सियोंग को उठाती है और पास के एक अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती है। अलमारियां और दराजें बेतहाशा खंगालती है। किसी तरह वह कुछ ऐसी चीजें ढूंढ लेती है जिनसे एक अस्थायी उपाय बना सके, और वह सियोंग को देती है। दोनों इंतजार करते हैं। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से वह स्थिर होने लगता है। झूठी उम्मीद और कड़वा सच सियोंग के थोड़ा संभलने के बाद एक शांत पल में अचानक खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आती हैं। अन्ना बाहर देखती है। उसका दिल एक टूटी हुई हताश उम्मीद से भर जाता है। वह हेजो की तरफ मुड़कर कहती है, शायद अब सब ठीक हो गया, शायद खतरा टल गया और सब कुछ फिर से सामान्य हो सकता है। लेकिन हेजो का चेहरा कुछ और ही कह रहा है। वह मानता है कि वह उसे एक जरूरी बात बताना भूल गया था। योजना बदल गई है। सियोंग उसके साथ अंतरिक्ष शोध केंद्र नहीं जाएगा, उसे यहीं छोड़ा जाएगा। अन्ना भड़क उठती है। उसे समझ आता है कि हेजो ने जानबूझकर यह बात उससे छुपाई, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे पहले पता होता तो वह कभी राजी नहीं होती। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, अंधेरा फिर से छा जाता है और क्षितिज पर एक और विशाल लहर नजर आती है, तबाही की एक दीवार की तरह उनकी तरफ बढ़ती हुई। वे भागते हैं। लहर और कई मंजिलों को निगल लेती है। वे मुश्किल से बच पाते हैं। एक मां का दिल चीर देने वाला सवाल ऊपर जाते हुए रास्ते में उन्हें एक गर्भवती महिला दिखती है। प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई उसका पति मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अन्ना रुक नहीं सकती। उसके पास मदद करने का कोई तरीका नहीं है। सियोंग उस महिला को रोते देखकर अपनी मां का हाथ खींचता है और मासूमियत से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। अन्ना बताती है कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, और फिर सियोंग वह सवाल पूछता है जो अन्ना के दिल में एक तीर की तरह उतर जाता है। मां, क्या जब मैं पैदा हुआ था तब तुम्हें भी इतना ही दर्द हुआ था? अन्ना का टूटना अन्ना जवाब नहीं दे पाती। वह वहां से चली जाती है, हेजो को ढूंढती है और पूरी तरह बिखर जाती है। रोते हुए घुटनों के बल बैठकर उससे विनती करती है कि सियोंग को उसके पास रहने दे। वह कहती है कि अपने बेटे के बिना वह जी नहीं सकती। वह वादा करती है कि कुछ भी करेगी, हर काम पूरा करेगी, बस सियोंग उसके साथ रहे। लेकिन हेजो कहता है कि उसके आदेश अटल हैं, वह उन्हें बदल नहीं सकता। छत पर विदाई। जब वे छत पर पहुंचते हैं, बचाव दल पहले से वहां मौजूद है, और एक ही पल में वे जबरदस्ती सियोंग को अन्ना की बाहों से छीन लेते हैं। वह चीखती है, लड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक बचाव दल के 2 सदस्य अपने हथियार उठाते हैं और हेजो को गोली मार देते हैं। दल का नेता ठंडे लहजे में ऐलान करता है कि छत पर मौजूद अन्ना के सिवा हर किसी को खत्म कर दिया जाएगा। अन्ना पूरी तरह बेबस और टूटी हुई सियोंग को एक आखिरी बेताब आलिंगन में भींच लेती है। वह उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। फिर उसे ले जाया जाता है। उसका रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है और नीचे शहर पानी में डूबता जाता है। और फिर अन्ना की आंख खुलती है। वह उसी अपार्टमेंट में लेटी हुई है। बाहर चारों तरफ पानी है। लाउडस्पीकर पर वही घोषणा बज रही है। कहानी फिर से उसी शुरुआत पर आ गई है। यहीं से फिल्म का केंद्रीय रहस्य खुलना शुरू होता है। जैसे जैसे लूप दोबारा चलता है, ध्यान से देखने वाले एक बात नोटिस करते हैं। अन्ना की टी शर्ट पर छपा नंबर बदल गया है। पहले वह 497 था, अब वह 787 है। और सियोंग अपनी मां से एक ऐसा सवाल पूछता है जो रूह को हिला दे। मां, मैं इतने लंबे समय से 6 साल का क्यों हूं? मेरी उम्र बढ़ती क्यों नहीं? हर एक दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस 6 साल का ही हूं। अन्ना के पास कोई जवाब नहीं है। हजारों कोशिशें, हजारों लूप, जैसे जैसे लूप दोहराते जाते हैं, टी शर्ट के नंबर बढ़ते जाते हैं। 47, 7,793, 13,417, हर नंबर एक और नाकाम कोशिश की गवाही देता है। हजारों प्रयास, हजारों लूप। हर बार अन्ना सियोंग को ढूंढने की कोशिश करती है और नाकाम रहती है। हर बार सिस्टम रीसेट होता है और उसी सुनामी वाली सुबह से फिर शुरू हो जाता है। अन्ना को यह भी पता चलता है कि सियोंग अपनी टैबलेट पर तस्वीरें बनाता रहा था। बेहोश होने से पहले जो आखिरी चीज उसने देखी थी, उसकी तस्वीरें, और वह उन्हें अन्ना के फोन पर भेजता रहा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार। हर लूप के लिए एक तस्वीर। सबूत अकाट्य है। वे एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, एक कृत्रिम वास्तविकता में जो तब तक दोहराती रहेगी जब तक कोई खास शर्त पूरी नहीं होती।
असली सच्चाई आखिरकार एक लूप में अन्ना हेजो को पूरी सच्चाई बताती है और वह चौंका देने वाली है। अन्ना बार बार नाकाम क्यों होती रही? इसकी वजह उसी चीज में छुपी थी जो उसने खुद की थी। पहले ही लूप में बचाव दल के ले जाने से ठीक पहले अन्ना ने सियोंग के कान में कुछ फुसफुसाया था। उसे कहा था कि 30वीं मंजिल की छत पर बनी पुरानी अलमारी में छुप जाए और उसका इंतजार करे। और सियोंग भरोसेमंद और वफादार हर बार जब लूप रीसेट होता ठीक वैसा ही करता। वह हमेशा इंतजार करता रहा, लेकिन अन्ना हर बार बाकी जगहों पर ढूंढती रही और सुरक्षा दल उसे छत तक पहुंचने से पहले ही रोक देता था। हजारों लूप के बाद नई योजना। हजारों नाकाम कोशिशों के बाद अन्ना और हेजो एक नई योजना बनाते हैं। सुरक्षा दल को पूरी तरह नजरअंदाज करो और छत तक एक छुपे हुए पिछले रास्ते से जाओ। अन्ना आखिरकार 30वीं मंजिल तक पहुंचती है। वह पुरानी अलमारी ढूंढती है, वह उसे खोलती है। अंदर सियोंग चुपचाप बैठा है, अपनी मां का इंतजार करते हुए, जैसे वह हमेशा करता आया है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि मां ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। हर बार ले जाए जाने से पहले उसने फुसफुसाकर बताया था कि कहां छुपना है। आखिरी लहर और प्यार की जीत, सुरक्षा दल पहुंच जाता है। क्षितिज पर एक आखिरी विशाल लहर उठती है। अन्ना सियोंग को पानी में कूदने के लिए कहती है और अकेले दल से लड़ती है। फिर वह भी कूद जाती है। पानी के अंदर मां और बेटा साथ है, कृत्रिम शरीर लेकिन असली आत्माएं। सियोंग की जिंदगी का पहला शब्द था मां। लहर टकराती है, वे बच जाते हैं। इमोशन इंजन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। हजारों लूप के बिना शर्त प्यार की ताकत से सुनामी थम जाती है, दुनिया बच जाती है। समाप्त।